This video is sponsored by V-Guard. प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल पूरे देश के लिए आज यही है कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। 2 प्रदेशों के नतीजे तकरीबन एग्जिट पोल के हम आपको दिखा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बाजी मार रही है और मध्य प्रदेश में इस दफा एक तरीके से कहें कि चमत्कार, करिश्मा, बहुत बड़ा स्वीप निकालती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, उम्मीदों से परे। क्योंकि मध्य प्रदेश का एक तरीके से जो आकलन था वो यही कि शिवराज सिंह चौहान बहुत लंबे समय के बाद अब विदाई उनकी होनी है। और मैं आपको दिखा रही हूं कि छत्तीसगढ़ और के बाद मध्य प्रदेश क्या कह रहा है। 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग, 45% वोट गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, ±3% कर लीजिए। 38% वोट गए हैं कांग्रेस पार्टी को, ±3%, और 17% वोट बाकी पार्टियों के खाते में गए हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस। और अब देख लीजिए कि सीट, ये बहुत बड़ी जीत शिवराज सिंह चौहान की। निश्चित तौर पर 151 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, ±12 सीट। 74 सीटों पर अटक गई है कांग्रेस पार्टी, ±12, और बाकी पार्टियों के खाते में गई है तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड 5 सीटें ±4 सीट। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का ये जो चुनावी नतीजा है, क्योंकि न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस हर दफा बेहद सटीक साबित हुआ है, ऐसे में मध्य प्रदेश की ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरों के बाद, और सबसे बड़ी बात ये कि तमाम केंद्रीय चेहरे उतार दिए गए, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 4 सांसद हैं, 1 महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। और ये कहा गया कि अस्तबल के सारे घोड़े भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए खोले हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी काफूर हो गई है और शिवराज सिंह चौहान क्लियर मेजॉरिटी की तरफ इस समय नजर आ रहे हैं। यह मध्य प्रदेश बड़ा चौंकाने वाला एक तरीके से रिजल्ट देता हुआ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल की अगुवाई में सरकार बन रही है और चेहरे मेरे सामने जो स्क्रीन पर इस समय मुझे नजर आ रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं प्रत्युष कंठ, सुजाता पॉल, कांग्रेस पार्टी की बड़ी तेज तर्रार प्रवक्ता है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। विष्णु त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। सुकेश रंजन, मेरे सहयोगी, भी डिबेट में जुड़ रहे हैं और बहुत थोड़ी सी देर बाद हो सकता है कि राजीव रंजन भी इस डिबेट का हिस्सा बने। तो मध्य प्रदेश का आंकड़ा जो वाकई एक करिश्मे की तरफ ले जाता हुआ मध्य प्रदेश को नजर आ रहा है। सुजाता, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि भाई 2018 में जीते आप, सरकार बनाई, 15 महीने की सरकार चली, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ जाते जाते सरकार भी ले गए, तो बहुत ज्यादा इस बात की संभावना थी, उम्मीद थी कि कमलनाथ वापसी करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी 2018 में कमलनाथ को मिली। कहां चूक गए आप मध्य प्रदेश में? ये तो वाकई बड़ी हार मध्य प्रदेश का संदेश आपके लिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये एग्जिट पोल्स हैं, एग्जैक्ट पोल्स नहीं है, और एग्जैक्ट पोल्स जो हैं उसका नतीजा आएंगे 3 दिसंबर को। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से महिलाएं हो, युवा हो, वो सड़कों पर मुझे नजर आए हैं मध्य प्रदेश में, निश्चित तौर पर वो अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेंगे। आपने जो दिखाया मैं उस पर सवाल नहीं उठाऊंगी, लेकिन अगर आप देखें कि जो प्लस माइनस की आप बात करें, +5, -5 या इधर की तरफ 3, लेकिन जो आप मार्जिन दे रहे हैं वो भी कोई बहुत बड़ा मार्जिन आप भी नहीं दिखा रहे हैं। और कुछ सीटों पे अगर जो वोट मार्जिन होता है वो भी अगर कम हो तो भी
जनता जो है वो किधर जाएगी वो आखिर तक नहीं पता चलता है, कि आप भी जानती हैं। सुजाता जी, लेकिन हर दफा यही होता है ना कमोबेश कि जब जब एग्जिट पोल सामने आते हैं तो जिस पार्टी को बढ़त नहीं मिलती, जो मेजॉरिटी की तरफ नहीं बढ़ता हुआ दिखता, वो अमूमन कहता है कि भाई एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए। लेकिन पिछले बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो ये भी कहते हैं कि यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल भी बनते हैं। देखिए, एग्जैक्ट पोल तो एग्जिट पोल कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल एग्जिट ही पोल रहेंगे। और इस वक्त जो आपका सर्वे होता है वो कितने लोगों से पूछ के होता है, और मैं उसमें भी कह रही हूँ जहां पर हमारी बढ़त दिखाई जा रही है वहां पर भी मुझे लगता है कि बढ़त शायद और ज्यादा होगी। इसलिए और ये हमेशा सोचना भी चाहिए अगर हमने काम किया है, और अगर जमीन पर उतरकर लोगों के बीच में रहकर हमने लोगों की बातों को सुना है। जैसे आपने देखा कि पटवारी पेपर का ही लीक नहीं है, युवाओं के लिए बहुत सारी चिंता की बातें हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और मध्य प्रदेश में जो महंगाई की वजह से महिलाओं के ऊपर मार पड़ी है, या जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, और ये जो मैं कैटेगरीज की बात कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी कैटेगरी है जो और भी ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है। तो सुजाता, ये जो 74 का आंकड़ा मध्य प्रदेश में आपके लिए दिखाया जा रहा है न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस में, आपका प्रेडिक्शन क्या है? फिर आप बताइए कि 3 दिसंबर को जब हम वापस बैठे होंगे तो इसमें क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा? देखिए, मैं इसमें भी नहीं जाऊंगी कि क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, और जैसा मैंने आपको कहा कि आपके मैं आंकड़ों पे सवाल नहीं उठा रही हूं, मैं अपना आंकड़ा दे रही हूं आपको। कि मुझे लगता है कि जो आप दिखा रहे हैं इससे कम से कम 20 सीट और तो किसी भी हालत में हम जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन तब भी तो मेजॉरिटी के पास नहीं आते हैं ना सुजाता। 74 + 20 94, स्टिल यू आर फार अवे। लेट मी कंप्लीट। देखिए, और मैं अगर ये कहूं कि मैं 20 का आंकड़ा जो है वो आगे बढ़ा रही हूं, और उसमें आप जो कह रही हैं कि +3 या -3 कांग्रेस, नहीं, मैं तो +12 कह रही हूं, तो +12 आप और कर देंगी। बिल्कुल, मैं +12 की तरफ जाऊंगी, मैं -12 तो कहूंगी ही नहीं, क्योंकि जो सरकार गिराई गई थी वो भी जनता के द्वारा चुनी गई थी, और इसकी नाराजगी भी मैंने देखी है। और जिस तरीके से चाहे आप देख लीजिए दलित हो या हमारे जो आदिवासी हैं, उनके अगर आप उनसे बात करें तो उनका जो रुझान है वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और वो हमारे कोर वोटर्स पहले से रहे हैं। और तो 74 + 20 + 12, 74 + 20 94 + 12, ये हालांकि तब भी तकरीबन मार्जिन पर ही है, एज पर है। विनोद जी, मैं मध्य प्रदेश के नतीजे से बड़ा चौंकी। ये जो न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस, तो एमपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। शिवराज सिंह चौहान अंत तक भाषणों का हिस्सा नहीं थे। अंत में रतलाम में सुनाई दिया कि भाई शिवराज सिंह चौहान ने बढ़िया काम किया। ये 1-2 मर्तबा सिर्फ हुआ। तो अगर ये एग्जिट पोल जो बता रहा है 151 ±12, किसकी जीत? विनोद जी। देखिए, ये जीत इसलिए शिवराज की है कि इस इलेक्शन को शिवराज ने अपने आप एक रेफरेंडम के तौर पे लिया था, और जिस तरह से अशोक गहलोत जी राजस्थान में प्रचार कर रहे थे, अपने आसपास वो इलेक्शन घुमा दिया था, उसी तरह शिवराज जी ने भी वही किया। और उनकी जो लाडली बहना योजना थी, मैं समझता हूँ वो यूजिंग अ क्लिशे गेम चेंजर थी, या एक ऐसी योजना थी जो तमाम स्त्रियों का मन लुभा लिया। कम से कम उन स्त्रियों का जो गरीब तबके की हैं, जो दूर दराज के इलाके में रहती हैं। मैं मिला एक और वो उसका नाम था, मेरे को नाम याद है उसको, रामकली पत्ता जी। और उसने मुझे कहा कि मेरा जो हस्बैंड है वो तो नागपुर में मजदूरी करता है, और मुझे ये 1250 रुपये मिलते हैं। पहले 1000 मिलते थे, अब 1250 हैं, और अब बाद में 3000 मिलेंगे। तो इनसे इस पैसे से मैं अपनी 3 बच्चियों की स्कूल की फीस भर देती हूँ। अब आप देखिए कि कितना बड़ा एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट उस महिला में थी। और मैंने उनसे पूछा कि तो फिर शिवराज जी को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कहती है, क्यों जाना चाहिए?
आप ये क्यों पूछते हैं? उन्होंने हमारे लिए काम किया है, हम तो चाहेंगे वो रहे। लेकिन एक लड़का बगल में खड़ा था, वो भी ट्राइबल था, तो उसने इंटरजेक्ट किया और कहा इनको मिल रहा है पर सबको नहीं मिल रहा है। ये बात सच है कि कोई भी स्कीम जो है वो। विनोद जी, मैं रोक रही हूं आपको। मेरे साथ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जुड़ रहे हैं, विश्वास सारंग। विश्वास, बधाई हो सबसे पहले तो। अगर यही एग्जिट पोल कन्वर्ट होते हैं एग्जैक्ट पोल में तो ये निश्चित तौर पर बड़ी शानदार विक्ट्री शिवराज सिंह चौहान की। पार्टी क्या मान रही है? शिवराज सिंह चौहान जीत रहे हैं या प्रधानमंत्री जीत रहे हैं? देखिए ये एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे, डोंट वरी। ये पक्की बात है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। ये हम पहले से कहते आए और आपने भी एग्जिट पोल में इस बात को स्थापित किया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है वो किया है। हमने विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में नारी सशक्तिकरण के लिए यदि हम लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए तो युवाओं के रोजगार की भी हमने व्यवस्था की। हमने खेत का विकास किया, हमने खलिहान का विकास किया, हमने गांव का विकास किया, हमने शहर का विकास किया, हमने मजदूर का विकास किया, हमने किसान का विकास किया। और मध्य प्रदेश की जनता ने माना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को स्थापित किया है वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनेगी, ये जनता ने मन बनाया है। लेकिन विश्वास, ये भी अब सवाल बड़ा मौजूद हो जाता है कि भाई आपके यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तो यहाँ तक कह रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी के लिए भेजा है, सिर्फ विधायकी का चुनाव लड़ने नहीं भेजा। तो नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, देयर आर सो मेनी फेसेस। तो अब बड़ा सवाल ये है कि 151 के बाद who will be the CM again? शिवराज सिंह चौहान again or the some new face? नहीं, देखिए, नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हम कार्डर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ जिस कार्यकर्ता को जो आदेश दिया जाता है वो उसका पालन करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है। और पहले ये बात स्थापित हो चुकी है, पहले ये बात क्लियर हो चुकी है। संसदीय बोर्ड इसका निर्णय लेगा। मैं इसको कहने का अधिकारी नहीं हूं, मैं अधिकृत नहीं हूं, पर मैं आपको निवेदन करूंगा कि हम प्रचंड बहुमत के साथ, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का नाम तो अंत तक विश्वास नहीं लिया गया ना। ये सवाल तो उठेगा कि 18 साल लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम थे आपके पास भाई, रमन सिंह के बाद। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे, फिर निवेदन कर रहा हूं। मुख्य मुद्दा यह है कि हम सरकार बना रहे हैं। हमारे यहाँ ना मतभेद है ना मनभेद है। हमारे यहाँ किसी नेता में कोई विवाद नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं और हम बहुत ताकत के साथ सरकार चलाएंगे और मध्य प्रदेश को नए आयाम तक विकास के पहुंचाएंगे। सारंग साहब, सुकेश रंजन बोल रहा हूं। इसको जरा दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं। 151 सीट है। पहले तो ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। अगर ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो क्या ये माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी? देखिए, फिर मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं। आप खुद ही बोल रहे हैं कि मैं क्वेश्चन को फिर से घुमा के बोलूं, फिर पूछ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जिट पोल ने जो कहा है वो एग्जिट पोल में बदलने वाला है। आप कोई डाउट मत करिए, उसमें कहीं कोई डाउट मत करिए। और भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ी है और कलेक्टिव लीडरशिप ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हमारे यहाँ कोई गुट और गिरोह नहीं है, हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, हमारे यहाँ मनभेद नहीं है। सारंग साहब, आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना। आप तो ये कहने के लिए भी तैयार नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। मैंने ये पूछा ही नहीं कि वो सीएम बनेंगे कि नहीं। आप ये मानेंगे कि 51 सीटें अगर आती हैं तो ये बताता है कि उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? नहीं तो किसने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी थी? किसी ने कहा, ठीक है। तो शिवराज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी विश्वास। मध्य प्रदेश में आपका काडर जीता, किसी के खिलाफ नहीं थी। हाँ, मध्य प्रदेश में आपकी एकजुटता जीती। आपने जो विकास किया वो मुझे आश्चर्य, मुझे पूरा तो करने, कैरी ऑन प्लीज, मुझे पूरा तो करने दीजिए। मैं कह रहा हूं, मेरी बात
लेट मी फिनिश प्लीज। मैं ये कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना शिवराज जी के खिलाफ। सबसे पहले मैंने ये क्लियर कर दिया। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे, राजस्थान में भी हम सरकार बना रहे हैं। देखिए, ये सुनिश्चित है, इस देश की जनता ने अब इस बात को स्वीकार किया है कि डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है वो हर राज्य में प्रतिपादित होगी। लोगों को लगता है केंद्र सरकार बड़ा भाई और राज्य की सरकार छोटा भाई, और दोनों मिलकर जब विकास करेंगे तो विकास की गति तेज चलेगी, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन विश्वास, आप छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं लेकिन वहां पर 33 पर अटक गए हैं न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के मुताबिक। लेकिन खैर, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तेलंगाना का डेटा रखती हूं आपके सामने। तेलंगाना क्या कहता है, कौन सी तस्वीर दिखा रहा है दक्षिण का राज्य तेलंगाना। आपने किस मुद्दे पर वोटिंग की है, पहले ये देख लीजिए। तेलंगाना में 36% लोगों ने पार्टी और उम्मीदवार को देखकर वोटिंग की, 15% लोगों ने विकास के मुद्दे पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी अब भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है, कितनी सीटों का हाँ? कितनी सीटों का? उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। चर्चा की जा रही है लगातार मिशन लोटस को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार जिक्र भी करते थे, तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी खिचड़ी कर रही है? ऐसा नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जो 57 है वो उलट जाएगा, 75 हो जाएगा। तेलंगाना क्या कह रहा है, न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के मुताबिक 36% लोगों ने पार्टी और उम्मीदवार का नाम देखकर वोटिंग की, 15% लोगों ने विकास के मुद्दे पर, 34% ने भ्रष्टाचार, 8% लोग ऐसे रहे जिन्होंने लोकल इश्यूज स्थानीय मुद्दों पर वोटिंग की है, और 3% लोग कुछ और सोचकर अपना वोट कास्ट करके आए हैं। ये तेलंगाना का आपके सामने पूरा डेटा, और कौन कौन सी जाति किस पार्टी के पास जाती हुई नजर आई ये भी अब आपके सामने रख रही हूं। तेलंगाना में बीजेपी अगड़ी जातियों ने 20% अगड़ी जातियों ने भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर जताया। एससी शेड्यूल कास्ट 8%, एसटी शेड्यूल ट्राइब 9%, मुस्लिम 3% मात्र भारतीय जनता पार्टी के पास गई हैं, और ओबीसी 18%। कांग्रेस के पास तेलंगाना में ओबीसी गया है 37%। हालांकि पिछले जो राज्य हम दिखा रहे थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहां पर ओबीसी बीजेपी के पास ज्यादा गई, लेकिन यहां पर तेलंगाना में दक्षिण भारत में ओबीसी ने कांग्रेस का दामन थामा। मुस्लिम 43% कांग्रेस के पास गए हैं, एसटी भी 44% और 49% एससी, और अगड़ी जातियों ने 36% साथ दिया है कांग्रेस का। बीआरएस को देख लेते हैं, जो कि टॉप कंटेंडर के तौर पर तेलंगाना में नजर आ रही थी। अगड़ी जातियों ने 33%, कांग्रेस से कम, एससी 35%, कांग्रेस से कम, एसटी 36%, यहां भी कांग्रेस से कम, मुस्लिम 42%, कांग्रेस से कम, और ओबीसी 34%। ये ओबीसी भी बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तेलंगाना एक बड़ा चमत्कार इस बार फिर दिखा सकता है, क्योंकि 10 साल से केसीआर तेलंगाना की गद्दी पर काबिज हैं, 2014 से, जब से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। और ये कहा जा रहा था कि क्षेत्रीय पार्टी केसीआर की पार्टी बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, उसका मुकाबला पिछले 10 सालों में ना राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बीजेपी और ना कांग्रेस कर पाई। बीआरएस का कोई तोड़ नहीं निकाल पाई। लेकिन इस दफा हो सकता है कि तेलंगाना का नतीजा भी चौंकाने वाला हो। तो ओबीसी भी कांग्रेस की तरफ ज्यादा, मुस्लिम भी कांग्रेस की तरफ ज्यादा। ऐसे में मेरे साथ विष्णु त्रिपाठी भी हैं,
विष्णु त्रिपाठी, अब मध्य प्रदेश के बाद क्या तेलंगाना भी एक और चौंकाने वाला नतीजा देने जा रहा है? क्या कांग्रेस सुपरसीड करती हुई बीआरएस को नजर आ रही? एक तो तेलंगाना के अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए चौंकाने वाला नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष से केसीआर या बीआरएस की जो सरकार थी, तो उन्होंने यद्यपि स्थानीय स्तर पर बहुत कोशिश की, और मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर इस कार्यकाल के शुरुआती दौर में 2-2.5 साल वो थोड़ा सा बीआरएस जो है, वो उनके जो नेता थे केसीआर, वो कन्फ्यूजन की स्थिति में रहे। वो राज्य की राजनीति के बजाय राष्ट्रीय विभूति बनने की बहुत कोशिश कर रहे थे, और झारखंड भारत राष्ट्रीय समिति। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चौंकाने वाला नहीं है, स्वाभाविक है। एक मैं केवल ये देखना चाहता हूँ कि उसमें जो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, वहाँ बीजेपी कोई सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी, केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ रही थी। तो उसका वोट परसेंटेज जो है वो कितना घटता है या बढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कर्नाटक तो विष्णु त्रिपाठी, मैं रोक रही हूँ आपको, तेलंगाना का भी सीटों का जो आंकड़ा है वो इस समय हमारे सामने स्क्रीन पर, वोट फीसदी पहले देख लेते हैं कितना वोट फीसद है। बीजेपी को मिला 14%, ±3%। कांग्रेस को 41% वोट शेयर, बड़ा वोट शेयर है, ±3%। अलावा इसके बीआरएस रह गई है सिमटकर 35% पर, ±3%, और अदर्स के खाते में गए हैं 10% वोट, ±3%। तो कांग्रेस विल बी दी लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर। वोट शेयर की अगर बात कर रहे हैं, तेलंगाना की 119 सीटें हैं। 2018 का अगर आंकड़ा देखते हैं तो 88 सीटें थी बीआरएस के पास, और अब देख लीजिए कि क्या है सीटों का हाल। क्या बात है, क्या बात है। बीजेपी मात्र 7 सीटें, हालांकि पिछली बार 1 थी तो बढ़ा है, और ±5 एक बार देख लीजिए। कांग्रेस ने इस बार वाकई भाई कमाल करते हुए 71 सीटें, ±9। बीआरएस 33 सीटों पर सिमटती हुई, और अदर्स के खाते में 8 सीटें। तो बीजेपी 1 से 6 सीटें बढ़ी है, 7 पर आ गई है, काबिज हो गई है। कांग्रेस के पास 19 सीटें थी, और 19 में से भी घटकर 5 रह गई थी, बाकी सब बीआरएस के साथ चले गए थे, दाएं बाएं हो गए थे कांग्रेस के सब विधायक। 71 सीटें, दिस इज अ रिकॉर्ड विक्ट्री, क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद केसीआर ही 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर रहे, 2014 में, 2019 में, और यह पहली मर्तबा होगा कि किसी और पार्टी को तेलंगाना की कमान मिलेगी। 71 सीटें कांग्रेस के पास, और बीआरएस 88 सीटों से घटकर 33 पर रह गई है। तो इस पर भी सुकेश, अब क्योंकि तेलंगाना भी चौंका रहा है भाई, तो 3 दिसंबर वाकई कोई तो बड़ा जैकपॉट दिखाने वाला है तेलंगाना। अगर ये एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील होते हैं तो जैसा विष्णु जी ने कहा कि ये चौंकाने वाले नतीजे नहीं हैं। वहां एक कीनली कॉन्टेस्टेड मुकाबला था, ऐसा माना जा रहा था। हाल के दिनों में ये खबरें आई कि बीजेपी ने जिस तरीके से मैदान छोड़ा है वो बीआरएस की मदद करने के लिए छोड़ा है, और बीआरएस को वो चाहते हैं कि कांग्रेस न जीत पाए, वहां बीआरएस जीत जाए। और ये एक कांग्रेस जो है वो परकोलेट कराने में मैसेज कामयाब रही कि बीआरएस और बीजेपी में सहमति है, कोई गठबंधन है, कोई अंदर अंदर इनके अंदर खेल चल रहा है, ये बाद में लड़ लेंगे। ये कोई छोटा प्लेयर, बीजेपी कोई वहां छोटी प्लेयर नहीं थी। मैं इस बात से सहमत, प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि आए थे केसीआर दिल्ली, हमने एनडीए में शामिल हो सकते थे। मैं विष्णु जी की एक बात से सहमत नहीं हूं, वो छोटे प्लेयर इसलिए नहीं है क्योंकि वहां 17 लोकसभा की सीटें हैं, और तेलंगाना में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। तो वो एक ऐसे प्लेयर के तौर पे वहां उभरना चाहती थी जो साउथ में अपने पंख थोड़े फैला सके, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो कंटेन कर लिए गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा लगा कि बीआरएस को एक पुश दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को एक मुफीद ग्राउंड मिला, और जो लॉस्ट ग्राउंड था उनका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो 2 स्टेट्स बने, उसमें सोनिया गांधी का रोल बहुत अहम कहा जाता है, और उन्होंने वीडियो जारी करके ये बात बताई भी। राहुल गांधी बार बार याद कराते रहे, प्रियंका गांधी याद कराती रही जाकर। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली उसने पे किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नया अध्यक्ष उन्होंने बनाया, वो कहा जाता है कि वो कर्नाटक के डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी, तो उनका एक बड़ा फैक्टर वहां काम आया है। मुख्यमंत्री का अपने सीएम रेसिडेंस तक महदूद रह जाना, उनका बाहर नहीं निकलना, ऐसा कहते हैं कि उसने
उसने एक उनके खिलाफ एक माहौल तैयार किया, हालांकि वो इतने अनपॉपुलर नहीं है जो इन नंबर्स में शो किया जा रहा है। लेकिन सुकेश, एक और बात है कि पर कैपिटा इनकम में अगर तेलंगाना को देखें तो तेलंगाना बाकी नॉर्थ स्टेट्स के मुकाबले फार बेटर नजर आता है, एक रिच स्टेट के तौर पर भी, पर कैपिटा इनकम के तौर पर भी। तो क्या लैकिंग रहा केसीआर के लिए? पॉपुलर फेस भी वो रहे, पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमने देखा कि कोई ऐसी फटीग नहीं नजर आई, कोई ऐसा एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर दिखा नहीं। वो तो 5 साल के बाद वो और बेहतर होकर आए थे। लेकिन विनोद जी बार बार कहते हैं एक नया वर्ग जो हमारे यहाँ पैदा हुआ, वो एस्पिरेशनल क्लास जो है, वो उसको कुछ और चाहिए। और हम जब तेलंगाना को यहां से देखते हैं तो हमें हैदराबाद नजर आता है। हम वो गांव के इलाके, सुदूर जो दक्षिण है उस तरफ नहीं जाते, और शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग वहां की उतनी नहीं होती ग्राउंड की जो होनी चाहिए। तो शायद वहां कोई ना कोई दिक्कत थी जिसको कांग्रेस ने अपने पक्ष में भुनाया। जो उनका वो मतलब बेस वोट था उसमें भी कांग्रेस ने अपना इनरोड बनाया है, जो एक जमाने में जब जिंदा थे हैदराबाद के सीएम जगमोहन रेड्डी के फादर, तो जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया था और उस जमाने में जो उनका प्रभाव था, उसको दोबारा मुझे लगता है कि ये तेलंगाना की जीत जो है वो वापस ला पाएगी। ये बहुत बड़ा संजीवनी मुझे लगता है कांग्रेस के लिए होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि ये वेट स्टेट है, ये वेट स्टेट है, यहाँ से रिसोर्सेज बहुत आते हैं, तो वो कांग्रेस को और संबल देगा। विनोद जी, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट भी जैसे कर्नाटक में दिखा, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों से होती हुई भारत जोड़ो यात्रा निकली, काडर जो है वो जो पूरी तरीके से इनएक्टिव जोन में था वो थोड़ा एक्टिव हुआ, स्पार्क मिला, तो क्या ये वो इंपैक्ट देखें साउथ में, और साउथ में बीजेपी का सपना एक बार फिर टूटता हुआ? देखिए, दो चीजें हैं। आंध्र प्रदेश एक प्रांत था, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, जिसने 2 बार यूपीए की सरकार बनवाई अपने दम पर। दोनों बार जगनमोहन रेड्डी थंपिंग मेजॉरिटी से लोकसभा जीते और स्टेट असेंबली जीते। ये वो आधा वापस ले लिया कांग्रेस ने, अगर यही आंकड़े सही हैं तो 71। कांग्रेस हैज रिक्लेम्ड हाफ ऑफ आंध्र प्रदेश एज अ पॉलिटिकल टर्फ। दूसरी बात कि रेवंत रेड्डी इज अ रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी वॉज अ रेड्डी, ही वॉज अ क्रिश्चियन, दे आर क्रिश्चियंस, बट रेड्डीज नाम उनका भले ही हिंदू था। देखिए, सबसे इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी आंध्रा और तेलंगाना में आज भी रेड्डीज हैं। और वो कहते हैं ना कि वो एक ऐसा सोशल ग्रुप है जो अपने साथ सुबाल्टर्न कास्ट को लेके चलता है। जैसे कि ब्राह्मण होते हैं ना, या ठाकुर होते हैं, राजस्थान में जैसे ठाकुर हैं, तो वो सुबाल्टर्न कास्ट को अपने साथ लेके चलता है रेड्डी जो है। तो अगर देहात का रेड्डी आपकी पार्टी के साथ है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर बीजेपी ने भी चेंज किया, बदलाव किया, जी किशन रेड्डी को कमान सौंपी। भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत ये थी, एक चीज से मैं डिसएग्री करता हूं मेरे दोस्त के साथ, भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड करने के लिए लड़ रही थी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, मदद के लिए नहीं लड़ रही थी, वो डिवाइड करने के लिए लड़ रही थी। जो बाद में व्यक्तिगत आरोप लगाए, जो बहुत प्रहार किए प्रधानमंत्री ने, वो कोशिश यही थी कि एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड हो, जिसके चलते जो बीआरएस है वो जीते। और तीसरी बात, लेकिन जनता के सामने बातें बहुत प्रत्यक्ष थी। जो एक्साइज का केस है जिसमें कि कविता और केसीआर की बिटिया का नाम लिया जाता है, वो उनके खिलाफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ ईडी फीडी का, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुआ है। और तीसरा बड़ी बात कि आम छोटी पार्टियां वहां कारगर सिद्ध नहीं हुई, दे गॉट स्वेप्ट अवे बाय द बिग 2 प्लेयर्स। बीजेपी भी एक छोटी पार्टी बन के रह गई वहां पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और जो बीआरएस का कनेक्ट था उसने शुद्ध कर दिया माइनॉरिटी वोट को, बोथ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। वो सस्पिशियसली देखने लग गए। अगर ये आंकड़े सही हैं, मैं ओवैसी की पार्टी पे क्वेश्चन नहीं करूंगा जहां तक हैदराबाद चार मीनार के इलाके की बात है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना
कि परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी वोट में क्या व्हाट परसेंटेज से डिवाइड हुआ, कितना कांग्रेस को गया और कितना एआईएमआईएम को गया, नहीं कितना बीआरएस को गया, क्योंकि उसके जो प्रोग्राम थे उसकी बड़ी भारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक तो ओआईसी का साथ है उसके साथ, और दूसरा उसकी माइनॉरिटीज में, और दोनों माइनॉरिटीज में अच्छी बढ़त थी, बड़ी भारी सपोर्ट थी। लेकिन सर आप बीजेपी को कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वोट को एक तरीके से बांटना था, डिवाइड करना था, लेकिन पश्चिम बंगाल की ही तकरीबन तर्ज पर बीजेपी एक सीट पर थी 2018 में, और अभी 2023 में जब बात कर रहे हैं तो 7 सीटें बीजेपी निकालती हुई दिख रही है। लोकसभा में 4 सीटें निकाल कर ले गई, ग्रेटर हैदराबाद निगम के जो चुनाव हुए 48 सीटें वहां निकाली, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं समझता हूं कि वहां पर बिट प्लेयर था बीजेपी। अच्छा, लेट्स नॉट गो बाय दिस एग्जिट पोल। हम लोग जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे, अगर यही तर्ज रहती है रिजल्ट्स की भी जो एग्जिट पोल की है, तो हम विस्तार से उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समवेयर अलोंग द वे लॉस्ट द प्लॉट, जो एक साउथ में बड़ी एक उम्मीद। ये कर्नाटक में इलेक्शन जो हुआ था उसके बाद की बात बता रहा हूं कि जब कर्नाटक में इलेक्शन हार गई बीजेपी और कांग्रेस जीत गई, तो कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए और साथ साथ यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की। देखिए, मैं बियॉन्ड अ पॉइंट क्रेडिट कभी किसी चीज को नहीं देता हूं, लेकिन एक बात के लिए ये यात्रा सफल थी कि उसने पार्टी कार्डर्स को मोबिलाइज किया, होप दी, पार्टी को होप दी। और तो जो उसका थीम था उनकी मोहब्बत की दुकान, उसका असर माइनॉरिटीज पे हुआ, तेलंगाना में हुआ, हाँ, जिससे कि नुकसान हुआ बीजेपी को जी। लेकिन अगर ये सही आते हैं रिजल्ट तो बिल्कुल, तो कमोबेश, लेकिन फिर भी जैसे चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए कि मध्य प्रदेश में ये लग रहा था कि 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हो सकता है कमलनाथ को या फिर कांग्रेस को मौका मिले। राजस्थान के नतीजे आने अभी बाकी हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में प्रत्युष कंठ, भाई दक्षिण का दुर्ग, एक समय जब कर्नाटक जीते थे आप, 2013 की बात मुझे याद है कि जब पहली दफा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में सरकार बनाई, तो ये दक्षिण में पहली विक्ट्री थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ओवर द इयर्स क्यों साउथ का प्लॉट हर बार लूजिंग कैपेसिटी में होती है बीजेपी? कहां कमी रही? Unmute yourself, Pratyush. It's not audible. Am I not audible? Yes, absolutely, sir. Please carry on. I have to ask him. So I'm audible now? Yes, आपकी आवाज आ रही है प्रत्युष। तो कहाँ चूक गए आप दक्षिण में? नहीं, हम कहीं चूके नहीं हैं। मैं सबकी बातें बड़ी गंभीरता से सुन रहा था और यही बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग एक बना रखे हैं पार्टी को जो बहुत ही वर्कर बेस्ड पार्टी है। केसीआर है, उसको अपना बेटा चाहिए, सोनिया जी को अपना बेटा चाहिए। उनकी जो पॉलिटिक्स की सोच है और जो डेमोक्रेसी को देखने का कंसेप्ट है, वो बड़ा डिफरेंट है हम लोगों के लिए। हम लोग साइलेंट काम करते हैं। अभी आप देखिएगा जब तेलंगाना का रिजल्ट आएगा तो किस तरह का परफॉर्मेंस होगा। हमको याद है जब लास्ट टाइम 1 सीट आया था तो लोग बोले खत्म है, पार्लियामेंट हो रहा है, कुछ नहीं होगा। हमको 4 सीट आया तो लोग ने हमको वोट दिया ना। वहां पे तेलंगाना में इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है, सेंटर ने किया है। वहां पे क्या हुआ है, आप पे ईडी केस, सीबीआई केस, कोर्ट केस यही चल रहे हैं। सेम हाल अब देख कर्नाटक में सरकार बनी है, चोरी है। आपको बीजेपी की पॉलिटी को समझना पड़ेगा। यहां जो पॉलिटी होती है वो बड़ी वर्कर बेस्ड होती है और बहुत ही लोअर लेवल पे चलती है। जो सर एक वर्ड यूज कर रहे थे, सबल्टन, सबल्टन लेवल की पॉलिटिक्स होती है। और सबल्टन लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है वो ऐसे दिखती नहीं है आपको। हम नहीं, लेकिन प्रत्युष आप कह रहे हैं कि पिछली बार भी बोल रहे थे कि बीजेपी साफ हो जाएगी, हम 1 सीट निकाल कर ले आए। तो 119 सीटों में 1 सीट निकाल लेना, 119 में अभी जैसे एग्जिट पोल ये दिखा रहा है, न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस, 7 सीटें। मैंने क्या बोला आप सुनी नहीं? मैंने क्या बोला आप सुनी नहीं? मैंने बोला आपको उसके जस्ट 6 महीने बाद हम पार्लियामेंट में 4 सीट लेके आए। नहीं, तो विधानसभा और लोकसभा इंटायरली डिफरेंट सर।
हमारे कार्यकर्ता हैं। भाई विधानसभा तो बैटल लूज किया ना। सो अगेन आप आती है इस पे, आप जो दिखा रही है एग्जिट पोल में से कहीं बेहतर रिजल्ट हमारा होने वाला है, कहीं बेहतर होने वाला है। क्या क्लेम है आपका? हमारे जो पॉलिटिक्स है वो बड़े गरीबों के लिए है। नहीं, आपका जो क्लेम है इससे बहुत ही डिफरेंट क्लेम है। हमारे तो हर बूथ पे पन्ना प्रमुख होते हैं। हमारा तो बताइए आपका क्लेम क्या है? हम 7 सीटें हम दिखा रहे हैं, आप बता दीजिए। हर चीज की आप इससे बहुत अच्छा आएगा मैडम, वेट कर लीजिए आप 3 तारीख का इशू यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर सर, व्हाई यू आर साउथ के लिए, व्हाई यू आर हेजिटेटिंग? कोट द एग्जैक्ट नंबर। तेलंगाना, नो, there is no question of shying away from giving you a figure. What I'm trying to tell you here is that let's not speculate on something. I'm sure, I don't know what was your base of your survey, what was the level you took to build the whole thing. हमारा ये कहना है कि हम सब कुछ की इज्जत करते हैं जो है यहाँ पे, बट 3 तारीख का इंतजार करिए आप। हमारी जो साउथ की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत डिफरेंट तरह की है। आज देखिए मध्य प्रदेश में कितना स्ट्रॉन्ग संगठन है हमारा, उसी तरह का संगठन वहां भी क्रिएट हो रहा है। प्रत्युष जी, सुकेश बोल रहा हूं, अभी हम तेलंगाना पे डिस्कस कर रहे हैं, चलने वाला है। प्रत्युष जी, अभी हम तेलंगाना पे डिस्कस कर रहे हैं, एक छोटे सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं बीआरएस के कि उसे कुछ नंबर्स की जरूरत है जो आपके देने से पूरा हो जाए, तो क्या बीआरएस के साथ कोई गठबंधन हो सकता है? क्या कांग्रेस के साथ तो गठबंधन नहीं हो सकता आपका? सर आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार, आप तो सब जानते हैं, आपको पता है बीजेपी ऐसे चलती है। यहाँ पर तो पहले कमेटी बैठती है, यहाँ पे कोई, सर ये परिवार वाली पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। परिवार वाली पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन अजीत पवार वाले में क्या हो गया? मैं रोक रही हूँ आपको क्योंकि राजस्थान का डेटा ठीक सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस राजस्थान। किस मुद्दे पर राजस्थान ने वोट किया है? 28% लोगों ने पार्टी और उम्मीदवार के नाम पर, 37% ने विकास के नाम पर, 16% ने करप्शन के नाम पर। बड़ा लाल डायरी का कैंपेन चला इस पूरे इलेक्शन में। स्थानीय मुद्दे 7% लोगों ने और 4% लोगों ने कुछ और चीजें देखी और वोट किया। जातियां, कास्ट वाइज डेटा क्या आ रहा है? कौन सी जाति किस पार्टी के साथ जाती हुई नजर आई? राजस्थान का आंकड़ा 200 सीटें, 199 पर वोटिंग, मेजॉरिटी का आंकड़ा 100 जाट गए हैं 32% कांग्रेस की तरफ, प्लस माइनस 3%। 58% एससी गया है कांग्रेस की तरफ और एसटी 46%, मुस्लिम 83% कांग्रेस के साथ जाते हुए नजर आए हैं। ब्राह्मण मात्र 26%, राजपूत 29% और ओबीसी 28%। और ये कमोबेश देखने को मिल रहा है कि ओबीसी की झंडा बरदारी के बावजूद ओबीसी कांग्रेस के पक्ष में उस तरीके से नहीं गया। बीजेपी देख लीजिए, 38% जाट वोटर गया है बीजेपी के पक्ष में, एससी 31%, एसटी 36%, मुस्लिम 7%, मात्र 7%। ये हालांकि बहुत क्लियर एक है भी तरीका। ब्राह्मण 53% बीजेपी के पक्ष में गया, 47% राजपूत गए और ओबीसी 48% एक दफा फिर से बीजेपी के पाले में जाता हुआ। ये राजस्थान का पूरा गणित। जातियां कौन सी पार्टी पर भरोसा जताती हुई नजर आई है? ओबीसी। लेकिन विनोद जी, अगर इसी आंकड़े को मैं समझने की कोशिश करूं आपसे, ओबीसी जातिगत जनगणना, बड़ी पैरोकारी, बड़ी झंडा बरदारी, संसद से लेकर सड़क तक, तो ये ओबीसी का विश्वास कांग्रेस के साथ जाता हुआ क्यों नहीं दिखा? और क्या इससे यह भी साबित होता है कि जातीय जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होने जा रही? देखिए, वहां बनाया भी नहीं अशोक गहलोत ने ओबीसी को बहुत बड़ा मुद्दा। हालांकि वो स्वयं ओबीसी है, माली जात से आते हैं। वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया वहाँ पर उसने जो चिरंजीवी योजना है उसकी, जो हर किसी की जुबान पे थे, वहाँ पर वृद्ध लोग, देखिए अशोक गहलोत चर्चा में, अगर लोग ये भी कहते, कोई अगर कोई क्रिटिसाइज करते, मैंने 20 बार अशोक गहलोत पे पंचायतों में बैठ के क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, तो कहा जी हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं है, अशोक गहलोत से हमें कोई गुस्सा नहीं है जी। हमारे को गुस्सा है ये स्थानीय एमएलए दे दिए, वो जो है वो भ्रष्ट है, वो काम नहीं करता है, एक्सेसिबल नहीं है, मिलता नहीं है, यू नो। तो अशोक गहलोत रैन दिस कैंपेन, आई मी माई सेल्फ कैंपेन था ये।
कहा भी कि भाई 199 पर सिर्फ मैं चुनाव लड़ रहा हूं, क्यों नहीं देखा? और क्या इससे ये भी साबित होता है कि जातीय जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होने जा रही? देखिए, वहां बनाया भी नहीं अशोक गहलोत ने ओबीसी को बहुत बड़ा मुद्दा, हालांकि वो स्वयं ओबीसी है, माली जात से आते हैं। वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया वहां पर उसने जो चिरंजीवी योजना है उसकी, जो हर किसी की जुबान पे थे, वहाँ पर वृद्ध लोग, देखिए अशोक गहलोत चर्चा में, अगर लोग ये भी कहते, कोई अगर कोई क्रिटिसाइज करते हैं, मैंने 20 बार अशोक गहलोत पे पंचायतों में बैठ के क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, तो कहा जी हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं है, अशोक गहलोत से हमें कोई गुस्सा नहीं है जी। हमारे को गुस्सा है ये स्थानीय एमएलए दे दिए, वो जो है वो भ्रष्ट है, वो काम नहीं करता है, एक्सेसिबल नहीं है, मिलता नहीं है, यू नो। तो अशोक गहलोत रैन दिस कैंपेन, आई मी माई सेल्फ कैंपेन था ये। कहा भी कि भाई 199 पर सिर्फ मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आई मी माई सेल्फ, जैसे कि शिवराज का कैंपेन था। शिवराज ने अपनी जो पर्सनैलिटी के आसपास रिवॉल्व कर दिया पूरे कैंपेन को, और उस पर बहुत से सीनियर लोग नाराज थे। वो कहते थे कि ये जो पार्टी बनी है मध्य प्रदेश में, और ये पार्टी काडर के दम पे चलती है। खुशबू ठाकरे ने काडर ड्रिवन पार्टी बनाई है यहाँ पर, और ये पार्टी अपने दम पे 18 तक इलेक्शन जीतती थी। उस वक्त ना मोदी जी थे ना शाह जी थे, 18 में हार गई जब मोदी जी और शाह जी आए। ये बोलते थे पुराने लोग हमको, और मेजॉरिटी से जीतते थे। 163 सीटें वसुंधरा के अगुवाई में जीती, 120 उसके पिछली बार वसुंधरा की अगुवाई में। ये जो यही कैंपेन अशोक गहलोत ने वहां चलाया। आपने जाटों की बात कही इसमें, मैं ये जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल वाली, उसने कम से कम 80 मीटिंग की है, उसके पास हेलीकॉप्टर था, वो हेलीकॉप्टर से उड़ता था, जिसके चलते अटकलें लगती थी कि इसको कौन फंड कर रहा है, भाजपा कर रही है या कांग्रेस कर रही है, और इसके प्रचार से किसको नुकसान होगा। ये सवाल, उनके साथ चंद्रशेखर आजाद लगे हुए थे, जिनकी एम्बिशन ये थी टू रिप्लेस बीएसपी। राजस्थान में कोई बीएसपी तो हजम कर ली थी अशोक गहलोत जी ने। 6 एमएलए थे, 6 के 6 इधर आ गए थे सचिन पायलट के भीतर विरोध के। तो वहां पर राजस्थान में जो स्लेट थी ना, बड़ी ग्रे थी। और मैंने कहा भी आके भी, ये एक्सपेक्टर हैं, जैसे कई एक्सपेक्टर्स हैं, जैसे इन्होंने गोंडवाना पार्टी को वहाँ मध्य प्रदेश में अकोमोडेट नहीं किया, इधर यहाँ ट्राइबल पार्टी को अकोमोडेट नहीं किया, यहाँ पर सीपीएम को अकोमोडेट नहीं किया, सीपीआई को भी नहीं किया, सीपीआई को किया, सीपीएम को नहीं किया, आम आदमी पार्टी को तो सवाल ही नहीं होता था, बीएसपी को भी सवाल नहीं होता था। तो अकेला चले वो, और पुराने एमएलए लड़वाए, शायद इस आस में। और मैं अशोक गहलोत की पर्सनली बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी कि शायद इस आस में कि ये इलेक्शन अगर मेरे दम पे जीता जाता है, और वही पुराने एमएलए जिन्होंने मेरी सरकार बचाई थी, ठीक है, जब सचिन पायलट का रिबेलियन हुआ, तो मैं ही बनूंगा। तो उनका जो पूरा स्क्रिप्ट था, जो गेम प्लान था कि भाई मैं इलेक्शन अपने व्यक्तित्व पे लड़वाऊं, अपनी पॉलिसीज पे लड़वाऊं, और अपने सिपहसालार ऐसे उतारूं जो मेरे अपने हैं, मेरे अपने हो, मेरे विश्वसनीय हो। लेकिन सुकेश, मैं 2 चीजें समझना ये चाह रही हूं आपसे कि भाई मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ वापसी करेंगे, 2018 का इंडिकेशन था, और राजस्थान में ये था कि भाई राजस्थान में रिवाज नहीं बदलेगा, राज बदलेगा। और आज सुबह तक भी यही तमाम, भली सट्टा बाजार की हम बात करें, इसी तरह के प्रेडिक्शंस थे। तो ये दोनों बैटल ग्राउंड्स, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का, ये फ्लिप होते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? नहीं तो आकलन होते हैं, अपने अपने आकलन थे। सट्टा बाजार का अपना वो सट्टे पे वो सट्टे पे लगा रहे थे, हम लोग अपने हिसाब से आकलन कर रहे थे। जो एक सर्वे है, एग्जिट पोल है, वो एक साइंस है, वो अपने हिसाब से देखता है। लेकिन ये बात जरूर है जो विनोद जी कह रहे थे कि दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने अपने दम पे वहां चुनाव लड़ा। कांग्रेस में कांग्रेस कम, अशोक गहलोत ज्यादा दिखे, वो चुनाव लड़ते दिखे।
मध्य प्रदेश में पूरी ताकत लगी, पूरा संगठन लगा, लेकिन उसको लीड करते हुए वो चेहरा न होते हुए भी उसको ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान लीड कर रहे हैं। उसी तरीके से अशोक गहलोत को घोषित नहीं किया गया था, लेकिन अशोक गहलोत खुद कहते थे कि 199 सीटों पे उम्मीदवार मैं हूं, क्योंकि पहले हम लोगों ने, आप जब नहीं थी तब जब चर्चा कर रहे थे हम कि आजकल ये जो इलेक्शन डिजाइन करने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि किस किस टिकट काट दी जाए, किसकी नहीं काटी जाए। तो जो इंटरनल सर्वे था वो ऐसा बताता था कि बहुत सारे विधायकों के टिकट कांग्रेस को काटने चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत को अपने जो क्लोज कॉन्फिडेंट्स थे उनका टिकट काटना नहीं था, उन्होंने कटने नहीं दिया। महेश शर्मा को छोड़ दे तो बाकी करीब करीब सबको उन्होंने एकोमोडेट कर दिया। ये उनको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल इनिंग्स के लिए ये बहुत जरूरी था, क्योंकि वो अपनी से चाहते थे। तो दोनों ने बहुत दिलेरी के साथ चुनाव लड़ा। वहां तो शिवराज सिंह चौहान ही हैज कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, लेकिन ये जो अभी आप दिखा रही हैं, शायद नंबर्स अब थोड़ी देर में स्क्रीन पे आएगा तो पता लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अच्छी लड़ाई लड़ी है गहलोत। इसके पहले वो 2 बार सीएम रहे हैं। बहुत मध्य प्रदेश में भी जी कुछ पोस्टर्स टच एंड गो ही बता रहे हैं, जैसे राजस्थान में टच एंड गो बता बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूं कि हो सकता है कि राजस्थान में भी टच एंड गो हो, वो तो थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन लड़ाई दोनों ने दिलेरी के साथ लड़ी है। शिवराज क्लियर विक्ट्री मतलब नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत के साथ क्या होगा ये मालूम नहीं, लेकिन जो उनके साथ पहली 2 बार हुआ है वो इस बार नहीं होने वाला है कि वो उनको राइट ऑफ कर दिया गया, वो 20-22 सीटों पे सिमट गए, ऐसा होने को नहीं है। तो ऐसे में विष्णु त्रिपाठी भाई, सचिन पायलट को कहा जा रहा था कि इस बार पूर्वी राजस्थान में पिछली बार 18 में तकरीबन 250 रैलियां की सचिन पायलट ने, इस बार प्रदेश अध्यक्ष और अशोक गहलोत मिलकर 100 रैलियां भी नहीं कर पाए। तो ये कहा जा रहा था कि अगर हारे तो ठीकरा सचिन पायलट के सिर फूटेगा। अब ये जो विक्ट्री है ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कॉम्बो विक्ट्री तो है नहीं। तो फिर आला कमान के लिए तो और बड़ा संकट है इस दफा, 18 से भी बड़ा संकट 23 में। अगर अभी तो सीटों का आंकड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए बिल्कुल क्लियर कट स्थिति है, और हम लोग ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जितनी सीटें मध्य प्रदेश में बताई जा रही हैं तो शिवराज सिंह के नाम पर कोई पुनर्विचार जैसी स्थिति होंगे ही। लेकिन अगर पिछले आंकड़े के मुकाबले राजस्थान में कांग्रेस की सीटें कम आती हैं और फिर भी वो बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर अशोक गहलोत के उस दावे पर सवाल खड़ा होगा कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। और देखिए एक बात और देखिए कि जाट, गुर्जर, ब्राह्मण और राजपूत सब में जो है बीजेपी जी, सब में बीजेपी नजर आ रही। और इसमें गुर्जर वाला जो फैक्टर है वो देखने वाला है, क्योंकि हम ऐसा मान करके चलते हैं कि सचिन पायलट के मुकाबले राजस्थान में कोई सर्वमान्य गुर्जर नेता और कोई बड़ा नहीं था। एब्सोल्युटली ठीक है। तो अब ये गुर्जरों का जो मेजॉरिटी जो ये आंकड़े बता रहे हैं और जिस तरीके से ये बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि गुर्जर जो कम्युनिटी है वो व्यक्तिगत के बजाय सामूहिक और संस्थागत सहानुभूति और समानुभूति के तौर पर सोचती है। ये बैसला के मूवमेंट ने साबित किया था राजस्थान में। तो उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी के मन में ये गुस्सा है कि उसके नेता के साथ जो कांग्रेस ने व्यवहार किया, तो उसका कहीं ना कहीं उनके मन में जो है वो एक बदला लेना, या जो भी आप क्रोध, क्षोभ, क्षुब्धता जो भी कहें। और एक चीज और है, विनोद जी शायद इसको और थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, कि राजस्थान में भले ही ये होता रहा कि वो ऑल्टरनेट डिसीजन होते रहे, कभी जनसंघ, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा और कभी कांग्रेस, उसमें पूरे जो चाहे मारवाड़ हो या राजपूताना हो, जो राजपूत वोट है वो एक बड़ा फैक्टर है। हो सकता है कि जो वंचित समाज है, ओबीसी है, उनमें इतनी जागरूकता आ गई हो। राजपूत भी 47% जा रहे हैं बीजेपी की तरफ। जी। तो वो हमेशा ऐसा एक माना जाता है फिनोमिना कि राजपूत वोट जिधर जाता है सरकार ऐसी बनती है। तो क्या ये इंडिकेशन है कि राजस्थान में जो हम अशोक गहलोत को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस के पास फिलहाल जातियों के हिसाब से एज दिख रहा है, लेकिन क्या ये फ्लिप भी हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है 47% राजपूत है और 48% ओबीसी जा रहे हैं। जी, ब्राह्मण भी ठीक ठाक है, वहाँ ब्राह्मण भी ठीक ठाक है। तो अभी आपने थोड़ा गोपनीय रखा हुआ है, अभी सीट आई नहीं है। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस। विनोद जी कुछ कह रहे हैं। जी विनोद जी, वहाँ पर एसटी और एससी कितने भारी स्तर पे कांग्रेस के पास है। एससी 58%, 46%। एससी पिछली बार भी था, अब भी टिका है। पिछली बार राजपूत वोट मिला था,
क्योंकि वो अनंगपाल शायद किसी डकैत का नाम था जिसको मार दिया था पुलिस ने, एनकाउंटर हुआ। हाँ, एनकाउंटर में, तो उसके कारण बड़े शुभ थे ठाकुर लोग। और अभी मैं जब गया तो मेरे मित्र हैं वहाँ पर, काफ़ी ठाकुर मित्र हैं, और जो मैंने सुना कि मानवेंद्र हमारा दोस्त पत्रकार होता था इंडियन एक्सप्रेस में और इलेक्शन लड़ रहा है इस बार, तो उसको मुझे बताया गया कि जिस लेवल पे ठाकुरों का समर्थन मिलना चाहिए शायद उसको नहीं मिला था। मानवेंद्र तो खुद जसवंत सिंह जी का बेटा है, तो लेकिन ये बात सच है कि राजपूतों ने मन बनाया हुआ था कि वो कांग्रेस के पक्ष में इस बार नहीं जाएंगे। जो मैंने वहाँ बातें सुनी, अब फाइन प्रिंट देखेंगे उसके बाद आई एम विलिंग टू करेक्ट माई सेल्फ। जो मैं सुनाई बात बता रहा हूँ, कोई इसमें एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है मेरे पास, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैव स्टेड विद द कांग्रेस, और मुस्लिम्स डोंट काउंट फॉर मच। 2 सीटें हैं वहाँ पर जैसलमेर वगैरह में जहाँ पर मुस्लिम्स आर इम्पोर्टेंट। 83% मुस्लिम कांग्रेस के साथ जा रहा है। तो अगर वहाँ पर एक और साधु लड़ा रहे हैं वहाँ जैसलमेर में, भारतीय जनता पार्टी वाले, एक तो इधर लड़वा रहे हैं तिजारा में, एक और वो देखने में विवेकानंद की तरह ड्रेसअप करते हैं, उनका तिजारा वाले तो बाबा बालकनाथ हो गए। बालकनाथ है, और वो जो वहाँ जैसलमेर पूरी एक पूरी साहब हैं हु ड्रेसेस अप लाइक विवेकानंद, तो वो मैदान में है। अच्छा विनोद जी, क्या ये यहाँ से एक और, हालांकि ये प्री स्टैब्लिश्ड है, लेकिन क्या एक दफा और ये स्टैब्लिश हुआ कि 83% मुस्लिम कांग्रेस के पास गए, तो ये बीजेपी और मुस्लिम ये कंप्लीटली पोल अपार्ट है, एक दफा फिर से एस्टैब्लिश हुआ। क्या सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? तो बीजेपी को एस्टैब्लिश होने करने की जरूरत ही नहीं है इस पे। देखिए, अब लेट्स बी ऑनेस्ट कि जो अक़लियतें हैं, खासकर मुस्लिम्स हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। ये बात सच है कि जहां तक अफर्मेटिव एक्शन है सरकार का, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर टैक्टिक्स में बहुत भेदभाव होता है। तो ये यहाँ से एस्टैब्लिश भी होता है। हाँ। ऐसे में सुजाता जी, अभी राजस्थान की सीटें आना बाकी हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिमों ने आप पर भरोसा जताया, एससी और एसटी ने आप पर भरोसा जताया, तो आपका क्लेम क्या है राजस्थान को लेकर? 100 का आंकड़ा बहुमत के लिए कितना पाएगी कांग्रेस राजस्थान में? देखिए, अभी के आंकड़ों में सीट्स नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन एक दूसरी जगह पे अभी थी, तो वहां पर जबकि बहुत क्लोज फाइट दिखाई जा रही है, परसेंटेज कम दिखाया गया था, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी की सीटें ज्यादा दिखाई गई थी, 106 तक जा सकती हैं ऐसा कहा गया। अब आपके आंकड़े देखे जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 100 का आंकड़ा तो आसानी से पार किया जाएगा, और उसका कारण है कि जो महिला वोटर्स हैं, अगर हम देखें कि अगर हम जाटों की बात करते हैं, गुज्जरों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, आप केवल माइनॉरिटीज या एससी एसटी ओबीसी की ही बात नहीं कर सकते, उसके अंदर जो महिला वोटर है उनकी बात करनी जरूरी है, क्योंकि उनको जो सिलेंडर जिस दाम पे मिल रहा है, या उनके बच्चों को जो अगर उनके पति को, उनको उनके परिजनों को, उनके बड़ों को जो चिरंजीवी योजना के माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है, अगर आपको अच्छी व्यवस्था मिल गई तो ना आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा, ना अपने गहने गिरवी रखने पड़ेंगे, ना घर बेचना पड़ेगा। सुजाता जी, 400 में सिलेंडर की रेस पर आ गए आप। हालांकि एनसीआरबी का डेटा, जिन महिलाओं का आप जिक्र कर रही हैं, तो एनसीआरबी का डेटा ये भी है कि राजस्थान महिलाओं के खिलाफ क्राइम में नंबर 2 पोजीशन पर है अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द नेशन। लेकिन वी आर अवेटिंग फॉर द डेटाज फॉर राजस्थान, कि राजस्थान में किसके पास कितनी सीटें, बीजेपी एज पर है या कांग्रेस एज पर है। छत्तीसगढ़ डिस्कस कर चुके हैं, अलावा इसके मध्य प्रदेश की सीटें बता चुके हैं, तेलंगाना का भी पूरा हाल आपके सामने न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस, स्टेट एनालिसिस रख चुका है, और अब बारी राजस्थान की है। इंतजार है, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन फौरन हाजिर होंगे, एग्जिट पोल आपके सामने रखेंगे लौटने के बाद। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।